नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। 4 फरवरी की तारीख है आज और आप सब लोग यह जानते हैं कि 4 फरवरी को हम कैंसर अवेयरनेस के दिन के तौर पर मनाते हैं। तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को, इसलिए भी क्योंकि हम जान सकें कि जो कैंसर जैसी बीमारी है जिसको लेकर कई तरह की बातें समाज में की जाती हैं, कई तरह की भ्रांतियाँ हैं, कई फैक्ट्स हमारे पास हैं और कई जो गॉसिप चीज़ें हैं वो भी बाज़ार में तैरती हैं। तो कैंसर के बारे में जानना ज़रूरी होता है, लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है, इस वजह से भी इस दिवस को मनाया जाता है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम लोग बात करना चाहते हैं कैंसर पर। कैंसर कैसे हो जाता है और अगर हो जाता है तो फिर क्या उपाय है उससे बचने का, कैसे इसको डायग्नोस किया जाता है, अगर कैंसर हो जाए तो क्या करते हैं, और ये तमाम सारी बातें। आपको ये बातचीत थोड़ी ज़्यादा ठीक लगेगी इसलिए भी क्योंकि शायद कभी पहले आपको बताया नहीं कि मुझे भी 1 साल पहले कैंसर हो गया और पता चला कि भाई मैं भी कैंसर का मरीज हूँ, 4थे स्टेज का। तो आप फ़र्ज़ कर सकते हैं कि अगर कोई आदमी 4थे स्टेज का, मतलब जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि वो अंतिम स्टेज है कैंसर का, वो हो जाए तो फिर आपके पास क्या उपाय बचते हैं, आप कितने हताश हो जाते हैं। लेकिन मैं आपके पास कार्यक्रम कर रहा हूँ आपके साथ बैठकर, तो आप मुझे देख सकते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, तो इसलिए भी शायद मैं ज़्यादा न्याय कर पाऊँगा, वैसे सवाल ले पाऊँगा जो आपके अपने में होंगे। और इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए, कैंसर के बारे में समझने के लिए हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में डॉक्टर गुंजेश कुमार सिंह साहब को, जो मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, TMH मुंबई में रह चुके हैं और जिस देश में जो नए ऑन्कोलॉजिस्ट यंग डॉक्टर्स हैं उनमें आपका नाम है। आपका स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए। चलिए सर, पहले तो ये लगता है कि हर आदमी लगता है कि कैंसर का कोई आंसर ही नहीं है, लेकिन फिर लोग कहते नहीं कैंसर में कैन भी है। कैंसर कैसे हो जाता है और कैसे इसका पता लगाया जाए? तो ये बड़ा अच्छा आपने वर्ड यूज़ किया, कैंसर में आंसर भी है। करेक्ट, कैंसर में आंसर है। और आजकल जो लोग डरते हैं ना कैंसर को लेकर कि अभी मुझे कैंसर हो गया, अभी क्या होगा, आगे कैसे इलाज कराएंगे, इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी बहुत अच्छा इलाज संभव है भारत देश के अंदर में। और काफ़ी सारे पेशेंट हमारे पास जो अभी आ रहे हैं, जैसे आपने पूछा कि कैसे हो जाता है, तो अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो आते हैं मुंह का कैंसर लेकर, मुंह का, जीभ का, जबड़े का कैंसर लेकर। तो सरकार इतना ही बता रही है कि आप तंबाकू छोड़िए, शराब छोड़िए, सिगरेट छोड़िए, लेकिन अभी इन सब चीज़ों का जो सेवन है वो लोगों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसकी वजह से मुंह का कैंसर काफ़ी कॉमन हो गया है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी कॉमन हो रहा है अभी इंडियन फीमेल्स में, औरतों में काफ़ी कॉमन हो रहा है, जो कि पहले नहीं था। पहले पश्चिमी देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता था। अभी क्या होता है कि जो औरतें हैं वो लेट मैरिज करती हैं, देर से शादियां होती हैं, देर से बच्चे होते हैं। आजकल बहुत कुछ ऐसा है कि ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि माता अपना स्तनपान भी नहीं कराती है, तो ये भी एक मुख्य कारण बनता चला जा रहा है ब्रेस्ट कैंसर का। तो ये 2 सबसे कॉमन कैंसर हैं जो कि अभी इंडिया में पाए जाते हैं। तो कैसे पता लगाएं, जैसे जब कोई आदमी बीमार है और वह बीमारी कैंसर है, इस दोनों का फ़र्क कैसे समझते हैं? तो देखिए, ऐसा है कि अब मुंह में अगर कैंसर हो रहा है तो मुंह में एक घाव बनना शुरू होगा, तकलीफ़ शुरू होगी, दर्द शुरू होगा। लोग क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, दवाई नहीं लेंगे। कभी लोकल डॉक्टर को दिखा लिया, कुछ इधर से दवाई ले लिया, कुछ नीम हकीम होम्योपैथ इलाज करा लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम सस्टेन कर रहा है, लंबे समय तक रह रहा है, मैं सिर्फ मुंह के कैंसर का नहीं, मैं ब्रेस्ट के लंप की भी बात करता हूँ। अगर ब्रेस्ट में कोई गठान आ रही है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, सर्जन को दिखाएं, कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखाएं, मिलें कि आखिर ये लंबे समय से मुझे क्यों हो रहा है, इसका साइज़ बढ़ता चला जा रहा है, मुझे पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, मैं खा नहीं पा रहा हूँ, मुझे स्तन से डिस्चार्ज भी आ रहा है, कई बार खून आना शुरू हो जाता है। ये है पेट का कैंसर है, पेट संबंधित तकलीफ़ें होंगी, दर्द होगा, खून की उल्टियाँ हो सकती हैं, पैखाना काला हो सकता है, थकान आनी शुरू हो जाती है। जब भी कैंसर पेशेंट को होगा थकान आनी शुरू हो जाएगी, भूख की कमी शुरू हो जाएगी, वज़न कम होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा कोई अगर दिख रहा है और जिसका कारण हमें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर हमें इसकी तरफ सोचना चाहिए और डॉक्टर से मिलना चाहिए।
अच्छा, जब आम तौर पे जो गाँव में लोग बात करते हैं कि नहीं कैंसर अगर हो गया, अगर आपकी कीमोथेरेपी हो रही है तब तो आप पे कीमोथेरेपी इस तरीके से बताई जाती है, ऐसे लगता है कि कोई आपको पकड़ के मारने वाला हो बहुत कस के। क्या फैक्ट है? करेक्ट, बिल्कुल, ये बहुत कॉमन है और ये मैं फेस करता हूँ अपने क्लिनिक में भी कि जब मैं पेशेंट को काउंसिल करता हूँ कि देखिए भाई साहब, बहन जी, कि अभी आपको ये कैंसर हो गया, इसके लिए कीमोथेरेपी लेनी पड़ेगी, तो उनको ऐसा लगता है कि कीमोथेरेपी मतलब दुनिया गई। देखिए, जैसे आपने भी बताया कि आपको स्टेज 4 का कैंसर था, आपने भी कीमोथेरेपी ली है और अभी इलाज चल रहा होगा आपका, लेकिन आप खुद ही बता सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कीमोथेरेपी जस्ट एक नाम है उस दवाई का जो कि कैंसर के लिए दिया जाता है। ना वो पेनफुल होता है, ना उससे कुछ ऐसा साइड इफ़ेक्ट, बहुत कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट होता है, थोड़े मोड़े साइड इफ़ेक्ट हर किसी इलाज का होता है, थोड़ा मोड़ा तकलीफ़ें मरीज को झेलना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो मरीज वो कीमोथेरेपी ले लिया तो ऐसा। मुझे लोग बोलते हैं कि कीमोथेरेपी ले लिया सर अब तो मर जाएगा मरीज, ऐसा नहीं है। ये इलाज है आपको ठीक करने के लिए, आपको स्वस्थ करने के लिए, न कि मारने के लिए। मैं मेरे 17 कीमो हो चुके कीमो सेशन, मैं पिछले 1 साल से मेरी कीमोथेरेपी चल रही है और मैं ठीक हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक भ्रांति तो दूर करनी नहीं चाहिए मन से कि कीमोथेरेपी एक्चुअली एक थेरेपी है जो आपके इलाज के, आपका इलाज क्या ज़रा, वो आपको मारने की बात नहीं है। एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि हाल के दिन में कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए, कई इनोवेशंस हुए हैं, तो टारगेटेड थेरेपी की बात है कि अब टारगेट करते हैं ट्यूमर को डॉक्टर्स और वो बड़ा फ़ायदा करता है, जिससे मेरी भी टारगेटेड थेरेपी हो रही है। तो टारगेटेड थेरेपी क्या है और टारगेटेड थेरेपी के लिए कोई मरीज़ कब उसके लायक बन जाता है, फिर कैसे की जाती है ये? तो मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा थोड़ा सा डिटेल में कि अगर मैं बात करूँ इलाज का, तो एक कीमोथेरेपी है जो कि हमने बात कर लिया। अब कोई भी कैंसर है, टारगेटेड थेरेपी से नाम से ही लग रहा है कि कुछ हम टारगेट करने वाले हैं, किसी चीज़ को हम टारगेट करने वाले हैं। तो अगर उस कैंसर पे कुछ टारगेट हमें मिलता है तो हम उसके लिए अलग से दवाई यूज़ कर सकते हैं कीमोथेरेपी के अलावा, तो उसको हम बोलते हैं टारगेट थेरेपी। तो हम किसी भी कैंसर्स में जब हम इलाज करने का शुरू करते हैं तो कुछ कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जैसे कि लंग कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, उसमें टारगेट थेरेपी का रोल है। तो उसमें हम चेक क्या करते हैं कि क्या उस कैंसर सेल पे वो टारगेट मौजूद है। अगर वो टारगेट मौजूद है तो उसके लिए अलग से दवाई दी जा सकती है कीमोथेरेपी के अलावा। फ़ायदा ये होता है, एक तो वो टारगेटेड है, सिर्फ कैंसर पे असर करेगी और बाकी ऑर्गन्स पे उतना असर नहीं करेगी। दूसरा ये कि कैंसर को मारेगी ज़्यादा। तीसरा ये है कि साइड इफ़ेक्ट कम होता है और पेशेंट को रिस्पांस अच्छा मिलता है। ये तो हो गई टारगेट थेरेपी की। एक नई जो दवाई आई है जिसको हम इम्यूनोथेरेपी भी बोलते हैं जी। इम्यूनोथेरेपी का रोल क्या है, बॉडी की इम्यूनिटी को वो बढ़ा देता है एक तरीके से। कैंसर क्या है कि कैंसर अपने साथ में ना बहुत से मैं कहूँ कि रिसेप्टर्स लेके घूमता रहता है, जो नॉर्मल हमारी बॉडी की शरीर की रोग से लड़ने की जो शक्ति होती है उसको वो बंद कर देता है जी। अब ये इम्यूनोथेरेपी क्या करता है, उस रोग से लड़ने की शक्ति को वापस से जगा देता है, जिससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी उस कैंसर सेल्स को मारना शुरू कर देती है। तो अगेन ये टारगेट स्पेसिफिक, कैंसर स्पेसिफिक हो गया, सिर्फ कैंसर को मारेगा। दूसरा ये है कि इसमें साइड इफेक्ट कम होंगे। तो कीमोथेरेपी के अलावा ये सब चीज़ें अभी नई नई आई है। अच्छा, एक सर हम लोग सुनते हैं एक जो रेडिएशन करते हैं, हाँ, या जो ओजोन थेरेपी के बारे में जानते हैं, ये सब थेरेपीज क्या है? तो रेडिएशन थेरेपी एक तरह की थेरेपी, जैसे 3 तरह का थेरेपी हम लोग पेशेंट को काउंसिल करते हैं। एक तो सर्जरी हो गई, नॉर्मल है, कैंसर है, सर्जरी करके उसको हटा दिया। कीमोथेरेपी एक तरह का दवाई हो गया, और रेडिएशन थेरेपी विकिरण जिसको चिकित्सा बोलते हैं, कि एक तरह का रेडिएशन, हम उसको या तो एक्सरे बोलते हैं या फिर गामा रेडिएशन बोलते हैं, वो मशीन के थ्रू दिया जाता है। और वो एक्सरेज या गामा रेज जो हैं, वो जो सेल्स हैं, कैंसर सेल्स हैं, उसको जाकर वो मारती हैं, उसको डिवाइड करने से रोकती हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने कभी सिटी स्कैन तो ज़रूर कराया होता है, आए दिन में MRI कराया होता है, तो ये रेडियोथेरेपी की मशीन्स वैसी ही मशीन्स होती हैं। लोग कहते हैं कि रेडियोथेरेपी देंगे तो क्या मुझे जलन होगी, क्या मुझे दर्द होगा। अगेन जैसे सिटी स्कैन करने में कोई पेन नहीं होता, कुछ नहीं होता, वैसे ही रेडियोथेरेपी करने में पता ही नहीं चलता कि कुछ हुआ है। ये है। अच्छा, जब कैंसर हो जाता है अचानक से किसी को, तो सबसे पहला सवाल उसके मन में आता है कि मेरी ज़िंदगी कितने दिनों की है।
हालांकि इसका बहुत सारा जवाब, एक जवाब तो मैं खुद ही हूँ कि मैं पिछले 1 साल से एक्टिवली काम कर रहा हूँ और मुझे 4th स्टेज का कैंसर है। फिर भी मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि एक बार अगर कैंसर हो जाता है किसी को, तो उसकी लाइफ एक्सेप्टेंसी जो है वो क्या रहती है, कैसे सोचना चाहिए उसके बारे में? तो कैंसर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिपेंड करती है कि कैंसर का स्टेज क्या है जी। कि पेशेंट जो है वो स्टेज 1 to 3 तक अगर डायग्नोज हो जाता है तो उसमें हम लोग मल्टीपल थेरेपीज़ यूज़ करके उसको हटा सकते हैं। लाइक अगर कोई कैंसर का पेशेंट स्टेज 3 तक भी डायग्नोज हो गया तो उसमें हम सर्जरी करके उसको हटा सकते हैं, उसमें कीमोथेरेपी भी दिया जा सकता है और रेडियोथेरेपी भी दिया जा सकता है, क्योंकि सर्जरी और रेडियोथेरेपी किसी लोकलाइज जगह पे हम दे सकते, पूरी बॉडी में नहीं दे सकते। तो जब तक बीमारी एक जगह स्थित है, लोकलाइज्ड है, तब तक ये दोनों दवाई एक्स्ट्रा, ये दोनों इलाज अपार्ट फ्रॉम कीमोथेरेपी के अलावा भी दे करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है। स्टेज 4 अगर पेशेंट हो गया तो सिर्फ उसमें कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी या फिर इम्यूनोथेरेपी का रोल आ जाता है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम तभी बता सकते हैं जब वो स्टेजिंग पहले हमें करनी होती है। कोई भी कैंसर के पेशेंट आते हैं पहले हमें स्टेज बनाना पड़ता है, तभी हम कैंसर का कैसा आगे करने वाले हैं और उसके बारे में तब उनको बता पाते हैं। और दूसरा ये है कि ऑर्गन स्पेसिफिक भी बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, जैसे लंग कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, इसमें इवन स्टेज 4 कैंसर भी काफ़ी अच्छा करते हैं लोग, 3 साल 4 साल 5 साल एवरेज लाइफ आराम से निकाल लेते हैं स्टेज 4। वहीं लोकल कैंसर मतलब कि सिर्फ बीमारी हमारे पित्त की थैली में या फिर लिवर में या फिर उसके रास्ते में, जिसको हम लोग हेपेटोबिलियरी कैंसर बोलते हैं, पैंक्रियाज में, ऐसे कैंसर अच्छा नहीं करते हैं अभी तक भी। जितने रिसर्च और इतने एक्टिव चीज़ों के बाद भी लाइफ साल भर एवरेज हम लोग एक्सपेक्ट कर पाते हैं। तो स्टेज एंड ऑर्गन ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमें पेशेंट को बताती है। और एक सवाल और आता है कि क्या क्यूरेबल है, क्योंकि हम लोग जब अस्पतालों में जाते हैं, इवन मेरे पर्ची पर लिखा होता है कि कैंसर इज क्यूरेबल अगर वो अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर लिया जाए। ये क्या है, क्या कहें? यस, तो जैसा मैंने बताया कि अप टू स्टेज 3 तक अगर कैंसर है तो कैंसर को क्योर किया जा सकता है, लेकिन रिस्क रहता है कैंसर का रिकरेंस का, यानी कि बीमारी वापस आने का। इसलिए उसमें रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी देके उसमें जो भी माइक्रो कैंसर सेल्स जो कि ब्लड में चले गए होंगे, जो कि आँख से नहीं दिखता या फिर इमेजेस में नहीं दिखते, उसको भी मारा जाता है। रिकरेंस के चांसेस सारे कैंसर्स में होते हैं, लेकिन जो क्यूरेटिव इंटेंट जो ऑफ थेरेपी बोला जाता है कि हम इसको ख़त्म करने के उद्देश्य से ये इलाज कर रहे हैं, वो अप टू स्टेज 3 तक करते हैं फॉर सॉलिड कैंसर्स। जो मैं बात कर रहा हूँ सॉलिड कैंसर, सॉलिड ऑर्गन का। ब्लड कैंसर काफ़ी क्यूरेबल होते हैं, लोग डर जाते हैं। ब्लड कैंसर आजकल मैं बच्चों में बहुत देख रहा हूँ, काफ़ी कॉमन हो गया है। मे बी ये जेनेटिक या फिर हमारा जो लाइफस्टाइल हम चेंज कर रहे हैं हो गया है, उसकी वजह से ब्लड कैंसर काफ़ी क्यूरेबल है। डरना नहीं चाहिए। छोटे बच्चों में अप टू लिम्फोमा या ल्यूकीमियाज जो भी आते हैं ना, उसमें क्यूरेबल रेट्स काफ़ी हैं, बच्चे जल्दी रिकवर करते हैं डेफिनेटली। मेरी एक दोस्त हैं जो मुंबई में पासपोर्ट ऑफिसर थे, अब उनका तबादला होगा, उनकी बेटी को कैंसर हुआ था, बच्ची थी। तो उन्होंने कहा कि जानते हैं बच्चे क्यों रिकवर करते हैं, उनको सिर्फ सुई से डर लगता है, उनको ये नहीं पता होता कि कैंसर का क्या साइड इफेक्ट होने वाला है। ये भी है। हम आप डर जाते हैं कि हमको लगता है कि फिर लाइफ कहाँ है कहाँ नहीं है। एक जो कैंसर को लेके डरने की एक वजह और भी है, वो यह है कि आमतौर पे हम मानते हैं कि कैंसर का इलाज काफ़ी खर्चीला है, काफ़ी पैसा लगता है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है, तो उसमें भी लोग सस्टेन करने में दिक्कत होती है। क्या उपाय है सर भारत में मौजूद है? देखिए, पहले तो ऐसा था, हम भी जब बच्चे थे हम सुनते थे, हमारे रिलेशंस में भी कैंसर पेशेंट होते थे, तो हम सुनते थे कि भाई अब कैंसर हो गया तो ज़मीन बेचने की बात आ गई, मतलब घर बार बेचना है। बहुत सारे पेशेंट अभी भी आते हैं हम ज़मीन बेच कर आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कैंसर का इलाज काफ़ी अफोर्डेबल हो गया है, मतलब आप अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, मानता हूँ लंबा होता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइप का कैंसर का इलाज कर रहे हैं। स्टेज 4 कैंसर लंबे समय तक चलता है, छोटे कैंसर, अर्ली स्टेज के कैंसर छोटे समय के लिए चलते हैं। इलाज अफोर्डेबल है। गवर्नमेंट स्कीम्स काफ़ी सारे आ गए हैं, जैसे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना है, जिसके अंदर में सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी तक की सुविधा प्रधानमंत्री जी द्वारा वो की जाती है। 5 लाख तक का कवरेज है। प्लस झारखंड सरकार भी मदद करती है, गंभीर बीमारी योजना हम देते हैं। BPL पेशेंट्स हैं उनको मिलता है सरकार की तरफ से 5 लाख तक का मदद मिलता है। तो अगर ये सब नहीं भी है तब भी अफोर्डेबल है, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, कैंसर को तो बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है। और एक और है कि जब कैंसर हो जाता है
तो यह कहा जाता है कि नहीं आपकी फैमिली वनरेबल हो गई कि आने वाले लोगों को आपके परिवार में कैंसर शायद हो सकता है, इसमें कितना फैक्ट? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोग पूछते हैं, अगेन लोग पूछते हैं कि क्या मुझे कैंसर हो गया है तो क्या मैं बच्चों के साथ खेल सकता हूँ, मेरी नाती है, पोती है, पोता है, क्या उनके साथ मैं खाना खा सकता हूँ, सो सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। ये छूने से नहीं फैलता, पहली बात। दूसरी बात कि क्या मेरे बच्चों में या फिर मेरे रिलेशंस में आने वाले बच्चों में क्या मेरे जेनेटिक वो कैंसर फैल सकता है? कुछ कुछ कैंसर्स हैं जो कि फैलते हैं, लाइक ब्रेस्ट कैंसर हो गया। अगर किसी यंग लेडी को, यंग औरत को ये ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, 40 साल से कम उम्र की औरत को ये ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, तो वो चांसेस हैं कि बच्चों में जा सकता है ये कैंसर, वो हेरिडिटरी कैंसर है। ओवेरियन कैंसर हेरिडिटरी कैंसर हो सकता है, पैंक्रेटिक कैंसर को मानते हैं, थोड़ा सा रिस्क है उसमें, प्रोस्टेट कैंसर में। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी कैंसर हेरिडिटरी हैं। अगर मुंह का कैंसर है, वो हमें मालूम है कि उन तंबाकू सेवन किया है, वो उसकी वजह से हुआ है, उसके बच्चों को नहीं होगा। स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हुआ, उसके बच्चों को नहीं होगा। शराब पीने की वजह से लिवर कैंसर हुआ, उनके बच्चों को नहीं होगा। तो कुछ कुछ कैंसर्स में जेनेटिक रिस्क रहता है, जो मैंने आपको बताया। कुछ कैंसर्स में है। अच्छा, एक है कि आप शराब पीते हैं, आपको लिवर कैंसर हो सकता है। आपने तंबाकू खाया, आपको मुंह का कैंसर हो सकता है। अगर आप सिगरेट पीते हैं, आपको फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। कुछ केसेस वैसे आते हैं, जैसे मैं भी वही वैसा ही केस हूँ जिसने कभी सिगरेट नहीं पिया, नॉन स्मोकर है, फिर भी लंग कैंसर आपको हो गया। या आपने कभी तंबाकू नहीं खाया, आपको मुंह का कैंसर हो गया। या आपने शराब नहीं पिया, आपको लीवर का कैंसर हो गया। तो जो लोग इन आदतों में नहीं हैं, उनको कैंसर हो जाता है। वो कैसे होता है और कितना चांसेस होता है कि उनके फैमिली के दूसरे लोगों को भी कैंसर हो जाए? देखिए, ये तो अनफॉर्चुनेट है कि आप इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं और वो कैंसर हो जाए। इसको बेसिक बायोलॉजी से अगर समझें तो एक सेल से 2 सेल बनता है, 2 से 4 बनता है, 4 से 8, इस तरीके से हमारा शरीर है वो काम करता है। ये एक सेल से 2 सेल बनने की जो प्रक्रिया होती है ना, वो बहुत ही डेलिकेट होती है। अगर वो 1 से 2 बना और जो डीएनए या सेल टूटना या फिर जो हमें इसे बताते हैं, वो अगर सही बटा और इसमें कोई म्यूटेशन नहीं हुए, तो जो दो नॉर्मल सेल बनेगा वो नॉर्मल बनेगा, 2 से 4 बनेगा वो नॉर्मल बनेगा। लेकिन इस डिवीजन की प्रक्रिया में अगर कुछ मशीन में, आप ऐसा समझिए, बिल्कुल ही मैं नॉर्मल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कि अगर इस प्रक्रिया में कुछ भी अगर शरीर में म्यूटेशंस हो गए या बदलाव आ गए, तो वो जो नया सेल बनेगा वो कैंसर बन सकता है। कई बारी ये कैंसर बनने का कारण नहीं मौजूद होता है, ये इसको आप रोक भी नहीं सकते। तो जहाँ तक हमें पता है कि इस डिवीजन में जो कैंसर हो रहा है उसको हम नहीं रोक सकते, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब हमें पता है कि हाँ, स्मोकिंग से, अल्कोहल से, अच्छा खान पान से इन सब चीज़ों को रोका जा सकता है, तो वहाँ पे हमें काम करना चाहिए। जैसे आपके केस में आप स्मोक नहीं करते थे, फिर भी आपको लंग कैंसर हुआ, ये अनफॉर्चुनेट है। और जैसा कि आप में कुछ म्यूटेशंस पॉजिटिव आए होंगे, जी हैं, तो वो म्यूटेशन शरीर में अपने आप ही बन गए हैं, वो शरीर को कंट्रोल नहीं है, वो सेल डिवीजन हो रहा है, शरीर के अंदर में बदलाव आ रहे हैं, आए दिन बदलाव आ रहे हैं। हमारा शरीर बूढ़ा हो रहा है, शरीर में चेंजेस आ रहे हैं, हमारे बाल पक रहे हैं, हमारा शरीर कमज़ोर हो रहा है, झुर्रियाँ आ रही है, ये शरीर में चेंजेस आ रहे हैं। इस दौरान में म्यूटेशंस हो सकते हैं जो कैंसर का कारण बनते हैं, उसमें आपका कोई रोक नहीं है। अचानक से म्यूटेशन बन जाता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपकी फैमिली में किसी पुराने नहीं, ऐसा नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप में म्यूटेट है कोई चीज़ तो आने वाली पीढ़ी में नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे, इस चिंता से दूर हो जाना चाहिए। और एक सवाल है कि कई बार जब आप गाँवों में, खासकर हम लोग जब रांची शहर में रहते हैं, झारखंड जैसे राज्य में, या बिहार या पश्चिम बंगाल या उड़ीसा, इस तरह के जो राज्य हैं, छत्तीसगढ़, जहाँ पे होता है कि नहीं ठीक है, आप इलाज तो कराने बहुत बढ़िया है, आप फलाने अस्पताल में, अगर आप मान लीजिए आपने मेदांता में कराया, आप KMH में गए, आप मेडिका में हैं, आप रिम्स में हैं, वेरी गुड, आप वहाँ कराते रहिए। एक ऑल्टरनेट ऑप्शन हमारे पास में है, आप ये वाला खाइए, नेचुरोपैथी है, ये आयुर्वेद है, ये होम्योपैथी है, या और भी बहुत सारे उपाय लोग सुझाते हैं। जैसे ही आप कुछ लिखेंगे सोशल मीडिया पे, आपके पास 1000 मैसेजेस आ जाएंगे कि नहीं आप ये कराइए। ये सवाल मेरा है कि ये कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, लोगों को कितना सतर्क रहना चाहिए जब आप किसी प्रोटोकॉल में होते हैं मेडिकेशन के? देखिए, मैं इसमें कंट्रोवर्शियल ये है, क्योंकि फिर वही बात है कि लोग आयुर्वेद के बारे में पूछते हैं, मेरे से पूछते हैं कि मैं आयुर्वेदिक दवाई लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि मैं कीमोथेरेपी ले रहा हूँ, क्या मुझे लेना चाहिए? मैं बोलूँगा आप नॉर्मल फल सब्जी जो खा रहे हैं, कोई बोलते हैं नारियल पानी पीने से क्या कैंसर ठीक हो जाएगा, एल्कलाइन वाटर होता है क्या कैंसर ठीक हो जाएगा, गेहूँ का बाली का वो जूस आता है उससे कैंसर ठीक हो जाएगा। देखिए, ये सब चीज़ों का तो कोई शोध तो हुआ नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है।
जो हम कैंसर थेरेपी के लिए जो कीमोथेरेपी जो आप ले रहे हैं, जो टारगेट थेरेपी आप ले रहे हैं, या फिर जो और पेशेंट लेते हैं, उनका शोध हुआ है, उनके एक्सपेरिमेंट हुए हैं, लाखों पेशेंट्स ने देखा पाया कि हाँ इस दवाई से ये बीमारी कंट्रोल हो रही है, ठीक हो रही है, तो हम वो बताते हैं आपको, आप ये लीजिए। मे बी उससे हो सकता होगा, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि हम उससे एडवाइस करें, क्योंकि मेडिसिन हमेशा प्रूफ पे काम करता है, साइंस है, प्रूफ पे काम करता है। सिर्फ सोच कर कि हाँ इसको लेने से ये हो जाएगा, कल को मुझे सपना आया कि हाँ आप ये ले लो तो उससे ऐसा हो जाएगा, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता। पर्सनली मैं बताऊं, अपने क्लिनिक में भी रिकमेंड नहीं करता कि आप एलोपैथ अगर ले रहे हैं, आप कोई कीमोथेरेपी ले रहे हो, तो आप उसी पे आप डटे रहिए, क्योंकि अगर आयुर्वेद या फिर कोई और मेडिसिन में कुछ ऐसा केमिकल रहा जो कि होता है, जो कि हमें नहीं मालूम कि क्या है, और उसका इंटरेक्शन हमारी दवाई के साथ में कैसा होगा हमें नहीं मालूम। हो सकता है कि वो हमारी दवाई को सप्रेस कर दे, हो सकता है कि हमारी दवाई को वो ज़्यादा एक्टिवेट कर दे, जिससे हमारे शरीर में साइड इफ़ेक्ट बढ़ जाए। अगर वो सप्रेस करती है तो हमारा कैंसर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि कोई एक्स्ट्रा अलग से जिसका कोई प्रूफ नहीं है लेने को, मैं अपनी क्लिनिक में ऐसा नहीं करता। तो इसका ख्याल रखना चाहिए। कई बार लोग समझाते हैं कि नहीं आई कर लेना चाहिए, बहुत सारे उदाहरण पूरी दुनिया में और भारत में तो बहुत ही ज़्यादा है। एक और जो जब कैंसर किसी को हो जाता है, तो आपने अच्छा ही किया, आपने योजनाओं के बारे में बताया। झारखंड में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना में अगर आपकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है लगातार 3 साल तक, और इसका प्रमाण आपके पास, आप झारखंड के निवासी हैं, तो 5 लाख रुपए तक की सहायता आपको मिल सकती है मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना में। तो ये सारी सहायता सरकार करती है, कई सारे NGOs हैं जो काम करते हैं। जब बच्चों की बात आती है, जब बच्चों को कैंसर, हम लोग जब अस्पताल में जाते हैं और देखते हैं कि बच्चों को कैंसर हो गया है, जिनका कोई जेनेटिक भी नहीं है हिस्ट्री कि उनके किसी को घर में पहले हुआ हो, बच्चों में म्यूटेशन कैसे हो जाता है अचानक से? नहीं, इसका कोई कारण अवेलेबल अभी तक पता नहीं है कि ये क्यों हो गया। अगर किसी को कैंसर होता तो सबसे पहले हम लोग म्यूटेशंस देखते हैं कि क्या इसमें म्यूटेशंस पाए गए हैं या नहीं, और उस म्यूटेशन के अकॉर्डिंग हम उसको रिस्क डिफाइन करते हैं कि क्या ये गुड रिस्क है, इंटरमीडिएट या हाई रिस्क है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। रीज़न, कारण नहीं मालूम है कि ये क्यों हुआ, क्योंकि छोटे बच्चों में, 1 साल से कम के बच्चों में हो गया, महीनों में, महीना दिन बच्चा का हुआ तो भी उसको ब्लड का कैंसर हो गया, चाहे वो 10 साल का है उसको हो गया। क्यों हुआ नहीं पता, हो गया है, म्यूटेशंस दिख रहे हैं, शरीर के अंदर में चेंजेस आए होंगे, अनलकी है वो बच्चा, मतलब मुझे ऐसा नहीं वर्ड यूज़ करना चाहिए, लेकिन हाँ नॉर्मल लाइफ तो अभी उसकी छोटी सी एज में नहीं रह गई। बड़ा बुरा लगता है ऐसा देखकर, क्योंकि इतने छोटे मासूम प्यारे बच्चे होते हैं जब OPD में आते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका इलाज करने से ना मैक्सिमम बच्चे जो है वो ठीक हो जाते हैं, तो इसलिए बिल्कुल भी घबराना नहीं होता है। पेरेंट्स को तो हम हमेशा काउंसिल करते हैं, हो गया है कोई बात नहीं, अभी है, इसका इलाज कर सकते हैं, हिम्मत रखिए, अगला 6 महीना 1 साल कोशिश कीजिए, बच्चा ठीक हो जाएगा, और वो होता है। ये कई सारी उदाहरण हैं हमारे समाज में जो लोग ठीक हो गए हैं कैंसर के बाद। लोग बताते हैं कि ये 18 साल से अलाइव हैं, 18 साल पहले कैंसर डायग्नोस हुआ और वो सब कुछ नॉर्मल कर रहे हैं। कैंसर का मरीज बनाते हैं, मैं भी पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे भी कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन लोगों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी है। मनीषा कोइराला का जिक्र करते हैं, बाबा, उनको 4th स्टेज का ओवेरियन कैंसर था और वो जिंदा हैं और सारा कुछ काम कर रही हैं। उनको 2012 में डायग्नोस हुआ, तो ऑलमोस्ट 9 साल तो हो ही गए। तो ये एक उपाय है। सर एक और सवाल मेरा ये है कि जैसे लोग कहते हैं कि पॉल्यूशन है, रेडॉन गैस का एक्सपोजर है, या फिर स्मोक, सेकेंड हैंड स्मोक आपको हो गया, आपने नहीं पिया सिगरेट कोई बात नहीं है, लेकिन आपको सेकेंड हैंड स्मोक का प्रभाव पर पड़ा, तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए, और एक और भी लोग कहते हैं जैसे आजकल की सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारी चीज़ें फैलती हैं बहुत जल्दी, उनका वो फैक्ट होता भी है, फैक्ट नहीं भी होता, कई मामलों में, अधिकतर मामलों में फैक्ट नहीं होता है। तो कोई तक नहीं, फलाना चीज़ खा लिए तो कैंसर हो गया, आपने फल खाया वो पॉलिश्ड है, तो आप एप्पल खरीद के लाए, पॉलिश्ड है, तो इसकी वजह से कैंसर हो गया। जबकि कैंसर की वजह को लेकर जब हम लोग डॉक्टर से इंटरेक्ट करते हैं तो वजह बहुत पता नहीं होती है। खाना जो बाज़ार में उपलब्ध है, जो सब्जियां हम खरीदते हैं, या जो फ्रूट्स हम खरीदते हैं, या जो खाना चावल दाल हम खरीद के खाते हैं, या जो दूध खरीदते हैं, क्या इस पर भी कोई रिस्क है इसको खाने में? देखिए, वो तो हमारे कंट्रोल में है नहीं। जो मार्केट में सब्जी अवेलेबल है, दाल चावल है, वो तो आपको ख़रीदना ही है, वो तो आपको खाना ही है। हाँ, लेकिन हम इसमें रोक सकते हैं कि अगर जो हम
रिफाइंड फूड का यूज़ कर रहे हैं, लाइक मैदा का यूज़ कर रहे हैं, बर्गर, चीज़ आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है, मैगी या नूडल्स कह लीजिए आप, तो भी खाते हैं। हाँ नूडल्स कह लीजिए आप, ये काफ़ी कॉमन है। लोग शाम में चले जाइए ठेले पे आपको खाते हुए मिल जाएंगे, मोमोज, है ना। तो ये जो रिफाइंड फूड है ना, ये बहुत कॉमन आजकल हो गया है कि हमें गैस्ट्रिक यानी पेट का कैंसर काफ़ी कॉमन हो, जो कि पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ में था, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा रिफाइंड फूड, ब्रेड वगैरह यूज़ करते हैं। अभी हम भी आजकल ऐसा ही खाना यूज़ करते हैं। तो खाने में अगर हम लोग रॉ वेजिटेबल्स हो गए, सलाद हो गए, रफेज हो गया और फ्रूट्स हो गए, वो आप लेंगे, तो जो आप बता रहे थे ना कि पॉल्यूशन और ये सब हो गया, क्योंकि इन सब रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड इसमें काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। तो जो मैं बता रहा था कि म्यूटेशंस कैसे रोकें, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो है ना, वो म्यूटेशंस होने से रोकते हैं, ये नोन फैक्ट है। तो अगर ये सब खाएंगे तो ये जो बाकी जो पोल्यूशन और जो उससे तकलीफ़ों से जो कैंसर के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो उसको रोका जा सकता है। और साथ में अवॉइड करें जो कि मैंने बताया, रिफाइंड फूड और अल्कोहल एंड स्मोक, तो ऑब्वियसली वी शुड अवॉइड। अब मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि मेरे कार्यक्रम में सिर्फ 1 मिनट का वक्त बचा हुआ है। ओके। आप वैसी चीज़ें जो बताना चाहिए जो मैंने नहीं पूछी हूँ, आपको लगता हो कि बताना ज़रूरी हो, तो आप बता सकते। मेरा बस यही कहना है कि कैंसर से डरना नहीं है। कैंसर के लिए इलाज अवेलेबल है इंडिया में, और जहाँ भी आप रहते हैं आसपास के किसी अच्छे कैंसर हॉस्पिटल, किसी कैंसर के डॉक्टर से मिलिए। हाँ, कैंसर का इलाज जो है वो गाइडलाइन प्रोटोकॉल के थ्रू फॉलो किया जाता है। अच्छे डॉक्टर्स, अच्छा प्रोटोकॉल, यूनिवर्सल प्रोटोकॉल जो पूरे विश्व में फॉलो करते हैं वो किया जाता है, वो यूज़ करते हैं। और दूसरी बात ये कि कैंसर का इलाज बिल्कुल ही अफोर्डेबल है, जैसे मैंने पहले बताया। सब लोग इसका इलाज करा सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, सरकार दे रही है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री योजनाएं हैं, और इसका लाभ उठाइए। और बिल्कुल कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर को हराना है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी बातचीत से आपको फ़ायदा हुआ होगा। आपके मन में जो सवाल आते होंगे कैंसर को लेकर, मैंने उन सवालों को लिया होगा, डॉक्टर साहब से पूछा होगा, उसका जवाब आपको बताया होगा। सब लोग स्वस्थ रहिए, फिट रहिए, और इस पर न करे किसी को कैंसर हो, लेकिन फिर भी अगर कैंसर हो जाए तो इससे लड़िए। और मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।